नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां सरारी रैक पॉइंट पर बड़ा हादसा, तार और पटरी को नुकसान पहुंचा है। ट्रैक की मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। मालगाड़ी की कोशिश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दानापुर से बता दें, जहां सरारी रैक पॉइंट पर बड़ा हादसा हुआ। रैक प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन को नुकसान पहुंचा, की मरम्मत का काम अभी भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मालगाड़ी यहां पर हो चुकी है। की मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है और पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको, जहां पर देखिए हादसा, गाड़ी जब यहां से गुजर रही थी उसी वक्त बेपटरी हो गई। हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, क्या अपडेट है? देखिए, मालगाड़ी जो यहाँ पर और जो जमालुद्दीन चक में साइड लाइन था, उसी में जो है मालगाड़ी लगाई जा रही थी। यहाँ पर जो है उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है। और हादसा काफी जबरदस्त था, क्योंकि जो है जब मालगाड़ी उतरी तो मालगाड़ी का एक डब्बा जो है तार से भी जो टकरा गया और आवाज भी हुई। तो काफी लोग जो है डर भी गए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी का माल का नुकसान नहीं। तस्वीरों में देखा जा सकता कि बड़ा हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया और इसमें जो है किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है अमरजीत? जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी भी पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अभी काम पूरा हो चुका है जी, और लाने की कोशिश की जा रही है। मशीनें लगाई गई हैं ताकि जो है उसे पटरी पे लाया जाए, और अभी भी जो है काम चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। बढ़ते हैं आगे और आपको आरा से बड़ी खबर बता दें। यहां अपराधियों ने प्राइवेट टीचर को गोली मार दी है। सदर अस्पताल में शिक्षक को बिहिया के खरौनी पुल के पास गोली मारी गई है। नवाडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं टीचर हरेंद्र ओझा। पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो आरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने अभी शिक्षक को गोली मार दी है। खरौनी पुल के पास गोलीबारी की वारदात को फिलहाल बिहिया पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं खरौनी से जैसे ही आगे बढ़ा, दो मोटरसाइकिल सवार थे, वो पीछे से फटाक से आवाज किया तो मैं पीठ पर हाथ लगाया तो दर्द महसूस। तो कुछ आपसे छीन भी किया क्या? ना, किसी ने नहीं। क्यों मार दिया आप लोग? अब मेरे साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। और आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या की गई है। कतीरा में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। शरीर पर गहरे जख्म। वीकेएसयू के डीन रह चुके थे महेंद्र सिंह और पुष्पा सिंह महिला कॉलेज में थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आरा में सोमवार की देर शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की निर्मम हत्या उनके अपने ही घर में अज्ञात शातिरों ने कर दी। घटना शहर के सबसे पॉश इलाके थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ले की है, जहां इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत दंपति के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शातिर हत्यारों द्वारा पहले उनके सर पर किसी चीज से मारा गया है और फिर उन्हें धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या किस वजह से हुई और इस घटना को अंजाम किसने दिया है। मृतक रिटायर्ड प्रोफेसर 70 वर्षीय महेंद्र सिंह हैं, जो पूर्व में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीन भी रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी 65 वर्षीय पुष्पा सिंह हैं, जो महिला कॉलेज में साइकोलॉजी की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। बताया जा रहा है कि मृतक मूल रूप से रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के अग्नि गांव के निवासी थे। हुई है दोनों की। कब से अंतिम हमको
यहाँ पर हमारी बात है। वो हमारे बड़े भाई जो टाटा में है, वे कहे कि फोन नहीं लग रहा है। कब से? आज वो टेलीफोन किए शाम के। इनकी बेटी जो है वो कही कि कल भी हमारा फोन नहीं उठा, आज भी नहीं उठा। नहीं, कल बात नहीं हुई, परसों दिन बात है, बात नहीं हुई। इनकी डेड बॉडी दोनों लोग पति पत्नी के अंदर पाई गई है। तो इसके बाद हम लोगों की टीम तुरंत अपनी DIO की टीम हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। FHL की टीम को हम लोग बुला दिए हैं। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट जो हम लोग का व्यू देखे हैं, हम लोग अभी सीन को प्रिजर्व कर रहे हैं कि हमारी FHL की टीम जो भी फॉरेंसिक टीम आएगी वो इसका अनुसंधान करेगी। और अभी इनकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, पहले तो ऊपर से देखने से यही लग रहा है कि किसी चीज़ से हिट किया गया है और हिट करने से फिर इनकी डेथ हुई है। और आरा संवाददाता हिमांशु रवि आज जुड़े हुए की जांच में अब क्या साफ हो पाया कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या रही? जी बिल्कुल, अभी पुलिस छानबीन में ही जुटी है, क्योंकि हत्या जो है वो किसी धारदार हथियार से की गई प्रतीत होती है प्रोफेसर दंपति की। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन लोग थे हत्यारे जो यहाँ आए, अगर चलेगा और पूरा मारा। मृतक के खून मिले हैं, वो भी सूखे हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि हत्या किए हुए काफी समय बीत गया। इसलिए फिलहाल जो है फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। उसके अलावा जो CCTV फुटेज है, क्योंकि उनका जो घर है उसी में स्टेट बैंक का एक ब्रांच भी है, तो उसके CCTV फुटेज को निकाला जा रहा है। और सर्विलांस से भी ये देखा जा रहा है कि किन किन से उनकी बात हुई और वहाँ कौन कौन से फोन एक्टिव थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। बढ़ते आगे और खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां एक बार फिर से पटना पुलिस ने 2 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार क्रिमिनल अरवल जिले के करपी के रहने वाले हैं, जिनका नाम मंटू और सिंटू बताया जा रहा है। इन दोनों ने अपने गैंग के माध्यम से फर्जी कंपनियों को आधार बनाकर लोगों से साइबर ठगी का धंधा शुरू किया था। पुलिस ने इनके पास से 16 डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा 16 लाख रुपए का एक चेक, कई ब्लैंक चेक और कई फर्जी कंपनियों से संबंधित कागजात जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बीते रात हम लोगों ने दरेश्वर महादेव मंदिर के पास से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 16 डेबिट कार्ड मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक हैं और लगभग 16 लाख रुपए के चेक मिले हैं, बहुत सारे चेक बुक्स मिले हैं और करेंट अकाउंट्स खुलवाने का बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिला है। अयोध्या के राम मंदिर में जिन शिलाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा तैयार की जाएंगी, वो पवित्र शिलाएं नेपाल से भारत लाई जा रही हैं। ये वो 2 शिलाएं हैं जो शालिग्राम शिला के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं। शालिग्राम शिलाएं आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। इन शिलाओं को नेपाल के पोखरा स्थित शालिग्रामी नदी यानी गंडकी नदी से निकाला गया। इन 2 पत्थरों को निकालने से पहले काली गंडकी नदी की पूजा की गई, उनसे क्षमा प्रार्थना की गई। नदी से निकालने के बाद इन शिलाओं को अयोध्या लाया जा रहा है। रास्ते में शिलाओं के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग शिलाओं का दर्शन पूजन कर रहे हैं। जब शिला मुजफ्फरपुर पहुंची तो यहाँ दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। 9 बजे से 6 बजे दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया। कैसा लगा दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? अच्छा लगा। कभी सोचे थे ऐसा मौका मिलेगा? ना, एकाएक मिलेगा। यहाँ पे जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता, जितने भी सनातनी लोग थे, जितना उत्सुकता था वो देख के उत्सुक हो गए थे कि आंख में से जो ऑटोमेटिक बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि आज बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो गए हैं, क्योंकि 500 सालों के बाद हमारे प्रभु श्री राम के लिए जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसी के लिए जो ये शिलापट जो है जनकपुर से जो है लेके जाया जा रहा है अयोध्या के। नेपाल से आने वाली राम शिला का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि शिला का आगमन हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रामशिला वही शालिग्राम पत्थर है जिससे भगवान श्री राम के पाल की प्रतिमा का निर्माण किया जाना है और उन्हें अयोध्या मंदिर में आते हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे? श्री राम जी के वजह से
कितने बजे से खड़े हैं? यहाँ पे तो हम 5 बजे से खड़े हैं जी। बहुत ज्यादा खुश है। कितने बजे से खड़े हैं? 5 बजे से। 5 बजे से हाँ। लगातार इंतजार कर भगवान है, बहुत मन प्रसन्न है। जय जय श्री राम। मन में सोचे थे कि जी नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे दर्शन देंगे। जय जय श्री राम। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए। मुजफ्फरपुर से पहले शिला दरभंगा पहुंचा। यहां इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। NH57 पर शिला के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी रही। हर को शिला को छूने के लिए बेताब दिखा। लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। इस प्रकार से महिलाओं की द्वारा जो स्वागत हुआ प्रभु श्री राम के नाम से, जो नेपाल से शालिग्राम शिला गए हैं, उसका हम लोग तो धन्य हो गए और हमारे मिथिलावासी भी धन्य हो गए कि हमारे मिथिला के धाम होते हुए मुख्य मार्ग से जनक अयोध्या के लिए जो है शालिग्राम शिला गया। लेकिन जान रहे हैं कि उनका जो जा रहा है तो देखे, थोड़ा स्पर्श करे और थोड़ा अनुभूति हो। भगवान के है जो यहाँ मिथिला से जा रहे हैं अयोध्या तो नहीं जा पाएंगे, तो कम से कम यहाँ जब जाएंगे तब, अभी जा रहे हैं तभी दर्शन करते हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होगी। 11 फरवरी तक ये परीक्षा चलने वाली है। आपको बता दें 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। राज्य में 1464 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस बार 13,18,227 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 6,36,432 छात्राएं, जिनमें 6,81,795 छात्र होंगे। पटना जिले में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार यूनिक आईडी जारी किया गया है। 10 मिनट पहले केंद्र पर बच्चों को पहुंचना पड़ेगा। हर 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक तैनात किए गए हैं। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है और परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इस पर वो संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर है 0612232257 और इसके अलावा 22322227 पर संपर्क करके कोई भी परीक्षा से जुड़ी जानकारी या फिर समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। और 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा शुरू हो रही है। गोपालगंज में परीक्षा के लिए कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 39,121 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन की ओर से 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर इस बार कई नए बदलाव भी किए गए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया संवाददाता गोविंद को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। गोपालगंज में परीक्षा के लिए कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं। ये DAV का आदर्श परीक्षा केंद्र है और कुल परीक्षार्थियों की अगर बात करें तो गोपालगंज में 39,121 बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इस वक्त DAV के परीक्षा जो केंद्र है, आदर्श परीक्षा केंद्र, वहां पर तैयारियां चल रही हैं। अंदर की भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अंदर कैसे सीट प्लान जो है वो विद्यालय प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और अगर परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारी की बात करें तो अनुमंडल अधिकारी परीक्षा केंद्र के परिधि में धारा 144 लगाई गई है। ये परीक्षा केंद्र के अंदर की क्लासरूम है, जहाँ परीक्षा नियमों की ओर से जो है बदलाव किया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, इस वक्त जो है सीटिंग अरेंजमेंट का काम चल रहा है और सामने केंद्र अधीक्षक भी हैं DAV +2 स्कूल के। हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ को लेकर तैयारी। विद्यालय परीक्षा समिति के गाइडलाइन जो 423 है पत्रांक, उसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
व्यवस्था सीट प्लान की हो चुकी है और 423 के अनुसार कैसे पैकेट खोलना है, किस इस बार कछुआर क्वेश्चन खोलना है, उसकी सारी व्यवस्था कर ली गई है। यह डीए परीक्षा केंद्र है, उसकी कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी शिक्षा के केंद्र लगातार बैठक कर तैयारी की समीक्षा की है। 1 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है, ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए कई नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसे पालन करने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र पर प्रवेश। गोविंद कुमार। बड़ी खबर आरा से है, जहां शादी समारोह में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामला धोबहा ओपी के धोबहा गांव का है। बताया जाता है कि शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलीबारी होने लगी, जिससे कृष्ण शिवजी साहे विंध्याचल सूढ़ी को गोली लग गई और इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में सुशील कुमार घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे भोजपुर एसपी ने अपराधियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। यही बारात बारे फिलहाल हमनी के तो घरे रहनी है जा। हाँ, मतलब क्या सूचना मिली आप लोगों को कि भाई के तरह गोली लग गई, तो हमनी के घर से ही नहीं जा। तो बारात कहाँ गया था? धोबहा, सरैया से धोबहा। तो हर्ष फायरिंग में मैंने ना हर्ष फायरिंग नहीं हुआ। 5-6 लड़का लोग गली में से पता चला कि मार दिया है लोग। कितने लोगों को गोली लगी? 2 आदमी को। एक बारात थी और उसमें ही आपस में वो लोग थे और कुछ फायरिंग की घटना हुई, जिसमें जो है 2 लोगों को गोली लगी है। और जो प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि उनके आपस में घर पे ही हो सकता है हर्ष फायरिंग या तो अन्य किसी तरीके से फायरिंग हुई हो। प्रथम दृष्टया कोई वहां पर बाहरी लोग नहीं गए थे। वैशाली के जंदाहा में दबंग मंचलों ने एक कोचिंग संस्थान में घुसकर नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी की और दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। वहीं जब कोचिंग के शिक्षक और दूसरे बच्चे लड़कियों को बचाने पहुंचे तो दबंगों ने उनसे भी मारपीट की। हद तो तब हो गई जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने लड़कियों पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाकर आने से इनकार कर दिया। बाद छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। बाद में जाकर पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया और कोचिंग संचालक के बयान पर 3 नामजद और 20 अज्ञात युवकों पर केस दर्ज किया है। साथ ही लड़कियों का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। और गुमला से आपको बड़ी खबर बताई, जहां सदर अस्पताल आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है। जशपुर रोड स्थित सदर अस्पताल में रात करीब 10 बजे आग लग गई थी। आग लगने की जानकारी अस्पताल प्रबंधन की ओर से फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लग गई है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, क्योंकि जितनी भी मशीनें थी वो सब कुछ जलकर खाक हो गई है। तो सदर अस्पताल में आग लगने की तस्वीरें, 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आग किस तरीके से पूरे अस्पताल में फैल चुकी होगी। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। और अब बात करेंगे शराब तस्करों के अजब गजब तरीकों की। शराबबंदी कानून और जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस चौकस है, लेकिन शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। अजब गजब जुगाड़ के गोपालगंज के बरौली थाने में जब्त कर लाई गई इस बोलेरो की तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। देखने में ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे सड़क पर बोलेरो चलती है, लेकिन इस बोलेरो के इंजन का कवर हटा तो अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी। वाहन गुप्त तहखाना बनाकर शराब की बोतल को छिपाया गया था। इस वाहन से 175 लीटर शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। मेजर्स हैं वो सभी मेजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है
वाहन चेकिंग और सूचना संकलन और लगातार जो शराब माफियाओं हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। और इनपुट भी हम लोग ले रहे हैं। लोगों को महत्वपूर्ण जो शराब माफिया हैं, पुराने माफिया जो जेल से बाहर है, उनको भी सर्विलांस पर रखकर निगरानी की जा रही है। पटना सिटी के आलमगंज थाना के एनएमसीएच रोड में कार सवार एक स्वर्ण व्यवसायी का 40 से 50 लाख मूल्य का जेवर लेकर उचक्के फरार हो गया। बीते 28 जनवरी का बताया जा रहा है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उचक्कों की पूरी करतूत कैद हो गई। उचक्कों की ओर से किस तरह झांसा देकर व्यवसायी का गाड़ी रुकवाया जाता है और बाद में उचक्का पीछे की गेट खोलकर कार की पिछली सीट पर रखे गहनों से मौके से चंपत कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उनका कहना है कि जब वो एनएमसीएच मोड़ के पास पहुंचे तो वो कार से थे, कुछ 2 लोग आए और बोले कि उनका कार से मोबाइल चू रहा है। इसी क्रम में उनके साथ बैठे और वो जाकर आगे अपना डिक्की बोनट चेक करने लगे। दोनों को उतर कर आगे गए और पीछे सीट पे रखा इनका जेवर वगैरह बता रहे हैं, जैसा कि जेवर रखा हुआ था। लगभग 900 ग्राम बता रहे हैं कि 900 ग्राम का सोना का जेवर था। उसी को पीछे रखे हुए थे और आगे गए और पीछे से एक लड़का आया और इनका पॉलीथीन में रखे जेवर को ले गया है। भागलपुर के नौगछिया में कटाव पीड़ित आज भी मुआवजे की आस में बैठे हुए हैं। गंगा नदी ने बीते 3 वर्षों से 100 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हर साल बाढ़ और कटाव से जूझना बिहार के लोगों की जैसे नियति बन गई है। कटाव की वजह से कई गरीब परिवारों के घर नदी में समा जाते हैं। जनप्रतिनिधियों की ओर से तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन उन गरीबों को न मुआवजा मिलता है, न ही सिर छिपाने के लिए एक छत। भागलपुर के नवगछिया तिनटंगा ज्ञानीदास टोला की इन तस्वीरों को आप देखिए। पक्के मकान में रहने वाले लोग अब झोपड़ी में रहने को कई परिवार गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। सरकार से कुछ मदद मिला है? मुआवजा नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है। अभी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? एकदम शुद्ध लिया कमा कर खाते हैं, दूसरा भरोसा कुछ नहीं। जिस समय से कटा हुआ अब तक कहीं कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। कटाव पीड़ितों ने बताया कि गांव के कई घर कटकर गंगा में समाहित हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ पॉलिथीन शीट की व्यवस्था की गई। नहीं उन्हें मुआवजा दिया गया और न ही विस्थापन के लिए जमीन मिल सका। ग्रामीण बताते हैं कि खासकर बच्चों को रखने में काफी परेशानी आती है। कट गया है तो दिखते न है, खाए में, पिए में, सूते बैठे में, सब कुछ बाल बच्चा को सब पूरे दिक्कत है। सरकार से कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है सरकार के। मुआवजा वगैरह कुछ नहीं दिया है सरकार, एकदम नहीं। हालांकि जिला अधिकारी सुब्रत सेन का कहना है कि इन इलाकों में कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है और उन्होंने खुद नवगछिया पहुंचकर कटाव स्थल का जायजा लिया है। जो है तिनटंगा हो या और जो आपका जहांगीरपुर वैसी, उसमें हम लोगों ने मुआवजा कुछ लोगों को दिया है। मैं गया भी था नवगछिया अनुमंडल में, तो वहाँ जितने घर कटे हैं वो तो फोटो वीडियोग्राफ सब कुछ है, रिपोर्ट है। तो उसमें जो गांव वालों की कुछ आपत्ति है, तो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर उसका समाधान कराने के लिए मैंने बोला था, और जहाँ तक मुझे जानकारी है 1-2 दिन पहले की, तो उसका कमोबेश निराकरण हो गया है। बहरहाल अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो आज भी मुआवजे की आस में हैं, ताकि वो फिर से अपने परिवार की देखरेख कर सके। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।